वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरनेशनल करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास इजराइल और फ़िलिस्तीन दो देशों के बीच संघर्ष एक आम बात है, परंतु इस बार इस संघर्ष ने एक युद्ध का रूप ले लिया है। जैसा कि अभी पिछले 4-5 दिनों से आप सभी न्यूज़ चैनल्स पर भी देख रहे होंगे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दो देशों के बीच जिसको कि एक यहूदी और मुस्लिम के संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो इसके हर एक पॉइंट को, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी नींव कैसे रखी गई, इसके पीछे क्या क्या घटनाक्रम रहे, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो इसके बारे में एक एक पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान से केयरफुली लिसन करना है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कुछ एक स्टार्टिंग में कि इज़राइल का हमारे पास मैप क्या है। उसके द्वारा जैसे मैं आपको आगे वीडियो में पॉइंट बताऊंगा, तो आपने इस मैप को ध्यान में रखना है, रिमाइंड में, कि मैंने आपको किस देश की स्थिति कहाँ पर बताई हुई है। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे तो इसके अगर आप देखेंगे तो इसका साउथ में हमारे पास जो है जॉर्डन, ठीक है, और एक तरफ को इजिप्ट देश है, ठीक है, जॉर्डन और इजिप्ट। और हम देखें वेस्ट में, तो वेस्ट में हमारे पास यहाँ पर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर स्थित है। क्लियर। तो इस मैप को जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखना है। ओके। साउथ में आप लोगों ने इजिप्ट और जॉर्डन को, और वेस्ट में हमारे पास जो है मेडिटेरियन सी को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो हमारे पास है यहाँ पे लेबनान और सीरिया, लेबनान और सीरिया, इन दोनों देशों को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना। सबसे ऊपर में हमारे पास लेबनान एंड सीरिया जो हमारे पास दो देश स्थित हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, अगर आप मैप में देख पा रहे हों, बीच में हमारे पास एक जगह लिखी गई है जेरूशलेम, जिसको यरूशलेम भी कहा जाता है। इसके बीच में वेस्ट बैंक दिखाया गया है। हमारी पूरी वीडियो इन्हीं सब कुछ क्षेत्रों के आसपास, आपके जितने भी पॉइंट हैं वो इन्हीं सब के आसपास हैं। तो आप लोगों ने एक पॉइंट को ध्यान रखना है। और बीच में आपको गाज़ा स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर गाज़ा पट्टी एक, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने, गाज़ा पट्टी की कहाँ पर स्थित है, या गाज़ा पट्टी का विवाद किन दो देशों के बीच वर्तमान में चल रहा है, तो इस मैप को आप लोगों ने, या जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे इसके बाद, तो आप लोगों ने अपने पास एक मैप साथ में रखना है जहाँ पर इजराइल का नक्शा आपके पास दिया हो, वर्ल्ड मैप का। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर थोड़ा सा आप डीप चीज़ों को देखेंगे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट बैंक आपके पास कहाँ पर स्थित है। क्लियर। और गाज़ा स्ट्रिप जिसके पीछे विवाद है, और आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना, गाज़ा स्ट्रिप जो है हमारे पास वो भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी, उसके तट पर स्थित है। क्लियर। और इसके साथ में इस तरफ को इजिप्ट स्थित है जो मैंने आपको बताया, जॉर्डन स्थित है पूर्वी भाग में। ये भी आप लोगों ने कुछ पॉइंटों का इनको ध्यान रखना है। क्लियर। और इसमें जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वेस्ट बैंक का जो मैंने आपको बताया, और एक मैं बीच में वीडियो में जिक्र करूंगा यरूशलेम, ये जो आपको पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया जेरूशलेम, ये दो पॉइंट भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखने हैं। क्लियर। और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ये विवाद चला हुआ है, अगर इस विवाद को आप एक संक्षिप्त तौर पे समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास है वो 1917 का दिया गया है, फिर 1948 का दिया गया है, 1967 का है, 1995 का है, 2020 का है। इसमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले मैप में हमारे पास पूरा इजराइल का नक्शा दिया गया है। जो हमारे पास जितना भी ग्रीन वाला भाग ये दिखाई दे रहा है, ये सारा के सारा भाग फ़िलिस्तीन लोगों का है, और ब्लू वाला जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हमें डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इजराइल का भाग है। तो आप देखेंगे 1917 से लेकर 1948 तक ये कितना चेंज हो चुका है। तो इसमें जो ब्लू वाला भाग है, यानी कि जो हमारे पास यहूदी लोग थे, जो इजराइल देश था, उन यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ती गई, और इजराइल की, सॉरी, जो फिलिस्तीनी लोग थे हमारे पास, उनकी संख्या कम होती गई, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये छोटा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे से गाजा पट्टी है। क्लियर। इसी प्रकार हम 1967 पे जाएंगे तो यहाँ भी सेम आपको यही स्थिति देखने को मिल रही है। और 1995 में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास, अगर आप यहाँ आराम से देखेंगे तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, जो मेरे को फिलिस्तीन क्षेत्र जो मैंने आपको बताया ग्रीन रंग का, इसके बीच में भी कुछ ब्लू डॉट आ गए हैं कि यहाँ पर भी कुछ इजराइल के क्षेत्र बन गए थे। 1995 की बात है, और 2020 में भी आपको स्थिति बनती हुई दिख रही होगी हम आपके पास। क्लियर क्लियर। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो ये कन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी 1917 से 2020 तक, जो अपने कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया, इसके पीछे का एक विवाद यह भी है कि
मान्यता यह है कि एक पूरा के पूरा ये एक फिलिस्तीन क्षेत्र था एक, परंतु जैसे जैसे कुछ विश्व में कुछ घटनाक्रम घटे उसके अनुसार इन क्षेत्रों में इजरायलियों की संख्या यानी कि यहूदियों की संख्या बढ़ती गई, जिससे जो हमारे पास अरब के निवासी थे वो इस बात से काफ़ी नाराज़ दिखे। संघर्ष का मुख्य तौर पे एक यही कारण था, इसके पीछे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो आप लोगों ने एक इस मैप को जो मैंने आपको अभी बताया, इस मैप को आप लोगों ने रिमाइंड में रखना है जब आप वीडियो को देखेंगे, और साथ में अगर आपके पास अवेलेबल हो सके तो आप लोगों ने अपने पास वर्ल्ड मैप भी रखना है। ये 2-3 मैप जो मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको मैप बताया सबसे पहले फर्स्ट मैंने आपको मैप बताया जिसके सबसे ऊपर लेबनान है, सीरिया है, साथ में नीचे को जॉर्डन है, इजिप्ट है, और इधर मेडिटेरियन सी है, ठीक है, और जेरूशलेम का जिक्र किया मैंने बीच में आपके बाद एक, और एक मैं थोड़ा सा डीप मैप बताया, इसमें गाजा स्ट्रिप का जो उल्लेख किया गया है, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ में जो मैंने आपको ये 4-5 मैप इकट्ठे बताए एक विश्लेषण के तौर पे कि 1917 से 2020 तक क्या क्या स्थिति रही फिलिस्तीन और इजराइल की। क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो हर एक पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान से केयरफुली लिसन करना है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भौगोलिक कि इन दोनों देशों की ज्योग्राफी क्या है। क्लियर? इजराइल एक छोटे भूभाग पर स्थित है जिसके उत्तर में लेबनान, जैसे मैं आपको अभी बताया मैप में, दक्षिण में मिस्र यानी कि इजिप्ट, ठीक है, और पूर्वी भाग में जॉर्डन और सीरिया नाम का देश स्थित है। क्लियर? तो एग्जाम में अगर आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है जरूर कि इजराइल के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, दक्षिण में या पूर्वी भाग में उसमें कौन कौन देश स्थित हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके उत्तर में लेबनान है, नॉर्थ में, साउथ में मिस्र यानी इजिप्ट, और पूर्व ईस्ट में यानी जॉर्डन और सीरिया, और जबकि पश्चिम में जैसे मैं आपको बताया भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी स्थित है। क्लियर? ये इस पॉइंट को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, और मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं कि अगर अवेलेबल हो सके आप लोगों के पास तो साथ में आप लोगों ने एक बार अपने साथ वर्ल्ड मैप को भी आप लोगों ने जरूर साथ में रखना है, उससे आपको ये वीडियो और क्लियर होती जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोगों के पास, इजराइल अपने चारों ओर जिन देशों से घिरा हुआ है उन्हें अरब देशों के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना आप लोगों ने, आगे वीडियो में जिक्र होगा बार बार कि जो देश मैं आपको बताया जैसे जॉर्डन हो गया, हमारे पास सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इन सब देशों को अरब देशों के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अभी, इजराइल के चारों ओर के देश मिलकर इजराइल के विरुद्ध हमला करते हैं, ठीक है, लेकिन तकनीकी, रक्षा, आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण इजराइल सफलतापूर्वक इनसे निपट लेता है। आप सभी को पता है कि हमारे पास इजराइल जो है एक विकसित कंट्री बन चुकी है, तो इसके आसपास के जितने मैंने आपको देश बताए इनसे इजराइल के कन्फ्लिक्ट, संघर्ष आमतौर पर चलते रहते हैं। तो ये इजराइल पे कई बार हमला कर चुके हैं, परंतु हर बार जो सफलता है वो इजराइल के ही हाथ लगती है, क्योंकि इजराइल जो हमारे पास टेक्निकल वे से देखें, साइंटिफिक वे से देखें, सिक्योरिटी के, इकोनॉमिक रूप से जो है इन सभी देशों के मुकाबले काफ़ी जो है आगे चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास अभी सभी अरब मिलकर, यहाँ सॉरी आप लोगों ने ध्यान रखना, सभी अरब देश आपने यहाँ पे ध्यान रखना, या सभी अरबी लोग, या यहाँ पे आप साथ में कर लीजिए वर्ड, सभी अरब देश मिलकर विभिन्न मुद्दों पर फिलिस्तीन का ही साथ देते हैं, जो मैं आपको साथ के उसके पड़ोसी देश बताए इजराइल के, ठीक है, तथा यहाँ पर फिलिस्तीन के अस्तित्व को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा यहूदियों का अस्तित्व कम करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताया था कि 1917 में उस क्षेत्र में हमारे पास फिलिस्तीनियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप देखेंगे 2020 के भी जो हम वर्तमान में जैसे चले हुए हैं कुछ समय देखें आज से 2-3 साल पहले तक, या अभी 2023 की बात भी करें, तो उस सारे क्षेत्र में जो इजराइली हैं, यहूदी हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, जबकि उसके आसपास जितने भी अरब कंट्री हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वहाँ पर वो फिलिस्तीन को और मजबूत करना चाहते हैं। तो संघर्ष की जो मैं आपको बात बताई, जितने कन्फ्लिक्ट का मैं कारण बताऊँगा, उसकी शुरुआत कैसे कैसे हो रही है, उसके पीछे किसका क्या व्यूज़ है किसी भी कंट्री का, या उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, तो ये सभी एक एक मुद्दे को आप लोगों ने आराम से ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास संघर्ष की पृष्ठभूमि, कि संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, इसका ये संघर्ष का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, बिंदु था, वो कैसे हुआ। ठीक है, संघर्ष का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हो चुका था, 1897। क्लियर, इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना कि 1897 में क्या होता है, हमारे पास जो है इस संघर्ष का आरंभ हो चुका है। क्लियर, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना कि 1897 जो मैं आपको पॉइंट बताया, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस उत्पीड़न से बचने के लिए जायोनी आंदोलन की शुरुआत की। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना, जायोनी आंदोलन की। ठीक है,
1897 में क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस भी किसी क्षेत्र में किसी एक समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ आमतौर पर ये चीज़ देखी गई है कि जो समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग का हो उसका उत्पीड़न होता है। तो सेम यही कंडीशन 1897 में क्या थी, इजराइल में थी। जो कि वहाँ के फ़िलिस्तीनी लोग थे, वो किसी या विभिन्न कारणों की वजह से जो वहाँ के इजरायली थे या यहूदी थे, उनका उत्पीड़न करते थे। तो उससे बचने के लिए जो हमारे पास यहूदी थे, उन्होंने क्या किया, इजराइल देश में एक जायोनी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम आप लोगों को ध्यान रखना, जायोनी आंदोलन। अभी मैं आपको आराम से इस चीज़ को दोबारा आप एक बार केयरफुली सुन लीजिए कि इस संघर्ष की शुरुआत के बिंदु क्या रहे थे, तभी आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ये आपके लिए एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके पास और कोई भी कन्फ्लिक्ट या कोई भी किसी प्रकार का जो एग्ज़ाम आता है वहाँ से आपसे कोई व्यावहारिकता भरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद इस आंदोलन में यहूदियों को सफलता मिली था, इजराइल राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो आप लोगों ने एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि किस आंदोलन के बाद जो है इजराइल राज्य का गठन हुआ, तो वो था हमारे पास जायोनी आंदोलन। ठीक है, इसी दौरान विश्व जायोनी संगठन का भी गठन किया गया, विश्व जायोनी संगठन का। इसका उद्देश्य यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना था, उनके हितों का संरक्षण करना था। ठीक है, नेक्स्ट है अभी हमारे पास इसके बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक साइकस पिकोट, इसको ध्यान रखेंगे आप, साइकस पिकोट नामक गुप्त समझौता हुआ। इसके अनुसार यह तय हुआ कि युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण जो है समाप्त हो जाएगा। ये किस समझौते के तहत तय हुआ और किन देशों के बीच, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है साइकस पिकोट, जो कि एक गुप्त संधि थी। ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना। इसमें क्या तय किया कि जैसे हमारे पास फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर होगी, जैसे वो खत्म हो जाएगी, तो फिलिस्तीन के ऊपर से जो ब्रिटिश नियंत्रण होगा वो खत्म हो जाएगा। इस समझौते में तय हुआ। इसके बाद ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स बाल्फोर की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के अनुसार यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस व्यक्ति का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको बाल्फोर के नाम से व्याख्या दिया गया। बाल्फोर निर्णय भी इसको कई बार इतिहास में याद करके रखा जाता है। तो आप लोगों ने इसकी अध्यक्षता में क्या हुआ, ये निर्णय लिया जाता है कि यहूदियों के लिए एक देश के गठन जो है, जो मांग काफ़ी टाइम से यहूदियों ने चलाई थी, उसको स्वीकार, उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारे पास, यह घोषणा बाल्फोर घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। घोषणा के बाद इजराइल के लिए एक पृथक देश के गठन का आधिकारिक आधार तैयार हो जाता है। आप लोगों ने इसको बाद ध्यान रखना है कि बाल्फोर घोषणा के बाद क्या था, जो इजराइल राज्य के गठन के जितने भी कारक थे, जितने भी तत्व थे, उनको और मजबूती मिलती है, यानी यहूदियों की तरफ जो है वो प्रबलता का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है अभी 1930 में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना के साथ, ठीक है, ये आपने पॉइंट देखना, नाजी शासन 1930 में जर्मनी में, ठीक है, यहूदियों को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का विस्तार होने लगा, जिसका अरब के वासियों ने तीखा विरोध किया। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले 1917 का मैप में बताया था इजराइल के नक्शे में, जहाँ पर मैंने आपको 4-5 मैप कंपेरेटिविटी की थी कि सबसे पहले क्षेत्र में फिलिस्तीनी काफ़ी ज़्यादा थे संख्या में, परंतु जैसे जैसे 1947-8 तक पहुँचते हैं हम, 1960 के आसपास, 1990, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में इजराइल यानी यहूदियों की संख्या बढ़ती जाती थी। ठीक है, तो ये सब जो कारण था, इसके पीछे कारण था 1930 में जो जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। ठीक है, जर्मनी में नाजी शासन की, वहाँ पर यहूदियों का काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ी। उसके कारण क्या होता है, जितने भी हमारे पास यहाँ से यहूदी थे, उन्होंने अपना क्या था, जो अपना शरणार्थी स्थल था उन्होंने चेंज करके वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, इस कारण वहाँ पे यहूदियों का जो विस्तार था, संख्या में यहूदियों की संख्या बढ़ने लगती है, और अरब वासी इसका काफ़ी विरोध करते हैं, तीखा विरोध करते हैं। ठीक है, ये बात है 1930 ईस्वी की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इस संघर्ष का, ये तो मैंने आपको बताया कि पृष्ठभूमि थी जो एक, वो कैसे कैसे तैयार हुई, इसके पीछे के जो कंटेंट थे, यानी इसको जो उभरा ये एक संघर्ष, वो किन किन कारणों से उभरा, अभी बात करेंगे शुरुआत में से क्या क्या हुआ। यहूदियों के विस्तार के साथ यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। दोनों पक्षों के बीच अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए विभिन्न युद्ध लड़े गए। ठीक है, ये हमारे लिए एक साधारण सी बात थी कि जैसे ही हमारे पास इजरायली या यहूदी, आप इसको ध्यान रखेंगे, यहूदियों की संख्या फिलिस्तीनी क्षेत्र में बढ़ने लगती है, तो वहाँ पर
जो हमारे पास यहूदी और अरबी लोग थे, अरब लोग हम फ़िलिस्तीन के लोगों को कहते हैं, ठीक है, जो फ़िलिस्तीन थे उनको अरबी कहते हैं, अरबी, और जो इजराइल के लोग थे उनको यहूदी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच अपने अपने क्षेत्रों के लिए वाद विवाद उभरने लगते हैं और इनके बीच काफ़ी छोटे मोटे संघर्ष या कई बार ठीक कोई थोड़े बड़े युद्ध भी आपस में इनके होते रहे अपने अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, ताकि ये अपनी प्रबलता को साबित कर सकें, ठीक है, जो संघर्ष का शुरुआती समय था। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को 1947 में ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के पास भेज दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोगों ने। 1947 में क्या होता है कि जैसे ही ब्रिटेन के हाथ से बात निकल जाती है, फिर ब्रिटेन को लगता है कि वहाँ पे संघर्ष नहीं कम हो रहे हैं, तो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के पास भेज दिया जाता है। निर्णय किया जाता है कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए, एक हिस्सा अरबों को और दूसरा यहूदियों को। तो 1947 में क्या होता है कि जब संघर्ष वहाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए, तो ब्रिटेन द्वारा इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के पास भेज दिया गया, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि उस फिलिस्तीन को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, एक हिस्सा अरबों को और दूसरा हम यहूदियों को दे देंगे। ये जो निर्णय था ये संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में दिया था। क्लियर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का यह निर्णय यहूदियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यहूदी 1948 में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। तो ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना आप लोगों ने। 1948 में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो यहूदियों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया और उन्होंने 1948 में खुद को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंट्री जो है घोषित कर दिया। इसके साथ नेक्स्ट अभी इसी समय 1948 में ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा ली जाती हैं। क्लियर। परंतु अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता है। यहाँ से जो संघर्ष था इसका और तीखापन शुरू हो जाता है। यहूदियों ने इस निर्णय को मान लिया, इजराइल के लोगों ने, और उन्हें अपने लिए एक अलग स्वतंत्र देश की घोषणा भी कर दी। परंतु जो हमारे पास अरबी लोग थे, फिलिस्तीन क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया 1948 में। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाए गए फिलिस्तीन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर भारत इजराइल के विरुद्ध तथा अरबों के पक्ष में मतदान करता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो ये मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र संघ में है, तो जो भारत की स्थिति है, भारत फिलिस्तीन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर करता है, इजराइल के विरुद्ध करता है वोट और अरबों के पक्ष में करता है। ये बात आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में जब इस मुद्दे पर वोटिंग होती है या किसी प्रकार के और कुछ रीजन मुद्दे वहाँ पर उठते हैं, तो इसके पक्ष में जब भी मतदान होता है तो भारत जो है अरबों के पक्ष में मतदान करता है। क्लियर। नेक्स्ट है अभी हमारे पास इसके बाद कि जो पहला इजराइल युद्ध हुआ था, अरब इजराइल युद्ध 1948-49 की, इसमें क्या घटनाक्रम घटे, इसकी पृष्ठभूमि क्या कॉन्सेप्ट इसमें हुआ, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। 1948 में 4 अरब देशों मिस्र, इराक, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अंतिम रूप से इस युद्ध में इजराइल को विजय प्राप्त हुई, ठीक है। 1948 में जो 4 अरब देश मैंने आपको बताए, नंबर 1 मिस्र, इराक, सीरिया और जॉर्डन, इन चारों ने एक संगठन बनाकर जो है इजराइल के ऊपर हमला किया। पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इजराइल की तकनीकी क्षमता अच्छी होने के कारण, इजराइल की सैन्य क्षमता अच्छी होने के कारण इजराइल ने जो है इस युद्ध में जो है विजय प्राप्त कर ली और चारों देशों को जो है हार का सामना करना पड़ा, ठीक है, इराक, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इस युद्ध के पश्चात यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, जो मैं आपको यरूशलेम बताया था, जहाँ यरूशलेम भी लिखा हुआ था मैप में, पश्चिमी हिस्सा इजराइल की राजधानी बना, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रखना, जो हमारे पास यरूशलेम है उसका जो पश्चिमी हिस्सा था, इस तरफ वाला जो हिस्सा होगा पश्चिमी, वो हमारे पास जो है इजराइल की राजधानी बना। तब पूर्वी हिस्सा जॉर्डन को प्राप्त हुआ, जो उसका पूर्वी हिस्सा था यरूशलेम का, और जॉर्डन देश को प्राप्त होता है। इसके बाद इजराइल ने पूर्वी हिस्से की तरफ विस्तारवादी नीति अपनाई। तो जैसे ही इजराइल ने यरूशलेम के पश्चिमी वेस्ट हिस्से को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद उसने नेक्स्ट कदम क्या उठाया, उसने जो उसका पूर्वी हिस्सा था उस तरफ अपनी विस्तारवादी नीति को जो है उसने स्टार्ट कर दिया, ईस्टर्न साइड की तरफ को, ठीक है। इस युद्ध के पश्चात 1948 में जब होता है, जब 4 देश हमला करते हैं इजराइल पर और इजराइल जीत जाता है और उन चारों देशों की हार होती है, तो उसके बाद के घटनाक्रम है ये, ठीक है। इसी के तहत इजराइल की संसद ने 1980 में कानून पारित किया, जिसके तहत उसने संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया। अब इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये 1980 की बात है। यहाँ पर इजराइल की संसद ने एक कानून पारित किया, इसके तहत उन्होंने क्या बोला कि संपूर्ण जो यरूशलेम है वो इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। क्लियर। 1980 में। नेक्स्ट है हम लोगों के पास फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO का उदय।
जैसे कि आपको पता है जब किन्हीं दो देशों में विभिन्न संघर्ष चल रहे होते हैं तो उस टाइम बहुत सारे संगठन, स्वतंत्र संगठन, कोई समाज सेवी संगठन, हम इन सभी संगठनों के उदय के कारण कि इस फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में क्या, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो पॉजिटिव की वे तरफ है, नेगेटिव वे, ये सब आप लोगों ने 2-3 पॉइंट मुद्दे यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO का उदय। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाले भीषण संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन के लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया था। इस संगठन को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का नाम दिया गया। ये जब हमारे पास संघर्ष काफ़ी बढ़ गए, फिलिस्तीनियों का काफ़ी शोषण होने लगा, उनको ऐसा महसूस होने लगा, तो उन्होंने अपने लिए संगठन बनाया। संगठन को नाम दिया गया उन्होंने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, फिलिस्तीनी लोगों ने यानी अरबी लोगों ने। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना, उनकी सुरक्षा करना, फिलिस्तीन के लोगों की भलाई सुनिश्चित करना था, इजराइल के विरुद्ध कार्य करना था। ये PLO के कार्य निर्धारित किए गए। ठीक है, लोगों का पुनर्वास करना, जो युद्ध के विभिन्न संघर्षों में जो अपने घरों से बेघर हो गए थे उनकी सुरक्षा करना, फिलिस्तीन के लोगों की भलाई सुनिश्चित करना था, इजराइल के विरुद्ध कार्य करना, ये PLO के कार्य थे, मुख्य उद्देश्य उसके निश्चित हुए थे। भारत ने इस संगठन को 1974 में मान्यता प्रदान की। ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ जरूर ध्यान रखना है। 1974 में भारत ने इस संगठन को मान्यता दी। इस समय, सॉरी यहाँ पर लिखना आपने, उस समय इस संगठन को औपचारिक मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला गैर अरब देश था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। विश्व का पहला गैर अरब देश जिसने इसको मान्यता दी थी 1974 में, तो वो था भारत देश, औपचारिक मान्यता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास अभी। इसके अलावा भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी थी। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना कि भारत देश ने 1988 में जो है फिलिस्तीन को एक देश के रूप में एक्सेप्टेंस दे दी थी, उसको औपचारिक मान्यता जो है भारत ने प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट है 6 दिवसीय युद्ध 1967। इसको 6 दिवसीय युद्ध तब बोलते हैं कि 6 दिन चलता है। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपने ध्यान रखना, जो आज तक का मैंने आपको बताया 1960 67 से 1857 से हमने बात स्टार्ट की थी, 67 यहाँ तक जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हुए, छोटे मोटे संघर्ष हुए, या मैंने आपको भी बताया 1947-48 में क्या होता है, ब्रिटेन सेनाएं अपनी वहाँ से हटा लेता है। उसका छोटा युद्ध हमारे पास एक बार होता है, 4 देश मिलकर इजराइल पे हमला करते हैं, फिर भी नहीं जीतते हैं, उनको दोबारा हार का समय पड़ता है। इस युद्ध से जो है काफ़ी कुछ चेंज होता है। इस युद्ध में सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के संयुक्त संगठन ने इजराइल पर हमला किया, परंतु कड़े संघर्ष के बाद इजराइल दोबारा विजयी रहा इस युद्ध में भी, जो 1967 में हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने सीरिया के गोल्डन हाइट्स नामक क्षेत्र पर कब्जा करके उसे इजराइल का हिस्सा बना दिया। अभी आप लोगों ने ध्यान रखना, इस युद्ध में इजराइल ने किया कि जो सीरिया का क्षेत्र था गोल्डन हाइट्स, इस पर भी कब्जा कर लिया सीरिया ने, और इसको भी इजराइल का हिस्सा जो है बना लिया। इस युद्ध के बाद की बात है। जॉर्डन के भी वेस्ट बैंक, जैसे मैं आपको जिक्र किया था स्टार्टिंग में, वेस्ट बैंक का पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, और पूर्वी यरूशलेम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पूर्व की तरफ को अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई थी, पूर्व की तरफ को। इजराइल ने मिस्र देश से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप क्षेत्र भी छीन लिए। तो 1967 में जो 6 दिवसीय युद्ध हुआ, इसमें बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हुए, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें चेंज हुई। जॉर्डन का वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, और मिस्र देश से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप के हिस्से जो थे, क्षेत्र थे, तो छीन लिए। आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके साथ मैंने आपको जो बताया कि इजराइल ने सीरिया के गोल्डन हाइट्स नामक क्षेत्र पर भी जो है अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। तो गोल्डन हाइट्स आप लोगों ने ध्यान रखना है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, साथ में गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप जो थे वो क्षेत्र भी अपने कब्जे में इसने ले लिए इजराइल ने। नेक्स्ट है, आगे चलकर 1979 में इजराइल और मिस्र यानी इजिप्ट के बीच हुई संधि के अनुसार इजराइल ने 1982 में मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। अभी आप लोगों ने ध्यान रखना कि 1979 में इजराइल और मिस्र देशों के बीच संधि होती है। इसके अनुसार 1982 में 82 में मिस्र ने जो था उस सिनाई प्रायद्वीप दोबारा उसको वापस कर दिया। सॉरी, इजराइल ने मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। इजराइल ने उसको ऊपर कब्जा कर लिया था। ये मिस्र का हिस्सा था, सिनाई प्रायद्वीप क्षेत्र था एक उसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब हम लोगों के पास के बाद, इसके बदले मिस्र ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर देश के रूप में मान्यता दी थी।
अभी आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, जो संधि होती है हमारे पास 1979 में, इसके तहत क्या करता है कि इजराइल 1982 में सिनाई प्रायद्वीप वापस कर देता है मिस्र को, ठीक है। पर उसके बाद क्या होता है, मिस्र जो है इसके बदले क्या करता है, इजराइल को आधिकारिक तौर पर देश के रूप में एक एक्सेप्टेंस यानी मान्यता प्रदान कर देता है। उस समय इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान करने वाला मिस्र पहला अरब देश बना था। क्लियर, पहला जो अरब देश था मिस्र को, जो अपने इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाला, कि इजराइल एक कंट्री है, इजराइल को एक्सेप्टेंस देने वाला, इजराइल को देश के रूप में मानने वाला, वो जो अरब देश था पहला वो मिस्र था, इजिप्ट। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला पॉइंट है हम लोगों के पास हमास का उदय, जो कि अभी बहुत चर्चा में वर्तमान में चला हुआ है। हमास और जो हमारे पास इजराइल देश का युद्ध था उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इसका उदय कैसे हुआ, इसमें जैसे मैं आपको पीएलओ कॉन्सेप्ट बताया, वैसे ही जितने भी संगठन हमारे पास बनते हैं वो किसी संघर्ष के समय के आसपास ही बनते हैं, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना। फिलिस्तीन के लोगों ने 1987 में हमास नामक संगठन का गठन किया, 1987 में। क्लियर, इस संगठन का उद्देश्य जिहाद का सहारा लेके स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करने के लिए एक भूभाग पर कब्जा करना था जिससे इजराइल कमज़ोर हो, ठीक है। ये इसका गठन जो था 1987 में किया गया था और इनका मकसद यही था कि फिलिस्तीन की स्थापना करने के लिए एक भूभाग पर कब्जा किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीरिया और ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, इस संगठन को जो है सीरिया और ईरान का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। यह एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन है जिसने वर्तमान में फिलिस्तीन बहुल क्षेत्र गाजा पट्टी, जो मैंने आपको बताया था, जो मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित है, पर कब्जा स्थापित कर रखा है। यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। क्लियर, आप लोगों ने ध्यान रखना। और कहाँ है अभी इसका मेन, गाजा पट्टी के आज जो हमारे पास है वहाँ फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर संगठन स्थित है, वहाँ से जितनी भी कार्यवाहियाँ हैं वहाँ से करता है ये। नेक्स्ट है हमास नामक यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए दो राज्यों के समाधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उसका कॉन्ट्राडिक्शन करता है। यहाँ पर हमास संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को ना तो मानता है ना ओस्लो शांति समझौते को मानता है, जिन्होंने दो राज्यों के समाधान को मानने का सुझाव दिया था। फतह नामक संगठन का उदय, जैसे हमास संगठन है वैसे वहाँ पर एक फतह संगठन भी है, ठीक है। हमास की तरह ही फिलिस्तीन में एक फतह नामक संगठन भी सक्रिय है। यह संगठन भी फिलिस्तीन के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र का गठन के लिए उत्सुक है। यह संगठन वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। जो हमारे पास हमास संगठन है वो गाजा पट्टी में स्थित है और जो फतह है वो संगठन हमारे पास वेस्ट बैंक में स्थित है, जो कि अभी फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना। इसका उद्देश्य भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए स्वायत्त क्षेत्र का गठन करना है। स्वायत्त क्षेत्र का गठन यानी कि स्वतंत्र रूप से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना फिलिस्तीन को, उसको और मजबूत करना, ये फतह संगठन के उद्देश्य और ये वेस्ट बैंक में स्थित है। क्लियर, इसके बाद अगला पॉइंट है हम लोगों के पास, इस संगठन की विचारधारा हमास की विचारधारा के विपरीत है। हमास के विपरीत यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए दो राज्यों के समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए तत्पर है। यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान रखना, इन दोनों संगठनों का जो उद्देश्य है वो फिलिस्तीन को मजबूत करना है, परंतु जो फतह संगठन है हमारे पास, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के निर्णय को भी और ओस्लो शांति समझौते को मानने के लिए भी तैयार है, जबकि हमास इसके जो है विरोधाभास में खड़ा होता है, ठीक है। संघर्ष के दौरान हुए इंतिफादा, ये बहुत जरूरी टर्म है। यहाँ पर एक इंतिफादा जो लिखा है मैंने, इसको ध्यान रखना। इंतिफादा का अर्थ विरोध से होता है। इंतिफादा का फिलिस्तीन द्वारा किए जाने वाले विद्रोह को इंतिफादा का नाम दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना, इजरायली लोगों ने जो फिलिस्तीन संघर्ष करता है, उनसे विद्रोह करता है, उसको इंतिफादा का नाम दिया है। इस दौरान पहला इंतिफादा 1987 से 1993, 1987 से 1993, जबकि दूसरा 2000 से 2005 तक हुआ है। तो पहला संघर्ष जो हुआ था 87 से 93 तक और दूसरा 2000 से 2005 तक हुआ है। इसको हम संघर्ष को इंतिफादा कहते हैं, ये ध्यान रखना है इस टर्म को आप लोगों ने। पहला इंतिफादा 1987 से 1993, यह पहला इंतिफादा फिलिस्तीन के विद्रोहियों ने इजराइल के विरुद्ध 1987 में शुरू किया था। जो पहला संघर्ष था वो फिलिस्तीन के विद्रोहियों ने शुरू किया 1987 में। इसके तहत गाजा पट्टी क्षेत्र में उपस्थित यहूदी बस्तियों पर हमला किया गया था और उन्हें हिंसा के माध्यम से वहां से बाहर भगाया जा रहा था,
ठीक है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न यहूदियों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था। यानी पहले संघर्ष की शुरुआत 1987 में जब होती है तो गाजा पट्टी में, जो मैंने आपको बताया कि फ़िलिस्तीन अरबी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जो अरबी लोग थे उन्होंने यहूदियों की बस्तियों को वहाँ को हिंसा के माध्यम से वहाँ से उखाड़ फेंका। ठीक है। फिलिस्तीन के लोगों द्वारा गाजा पट्टी के क्षेत्र में इजराइल लोगों के विरुद्ध किए गए इस हिंसक हमले की समाप्ति 1993 में हुई थी। तो 5-6 साल चले हुए इस संघर्ष में जो है काफ़ी जो है इजराइल लोगों की हत्या हुई थी, उनको काफ़ी जो है संघर्ष भरा दौर देखना पड़ा था। अमेरिका और रूस की मध्यस्थता से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक समझौता हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, उन दो देशों के नाम, अमेरिका और रूस की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ था। इस समझौते को इतिहास में ओस्लो शांति समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। जिस समझौते को जो है हमास संगठन जो है नहीं मानता है और फतह संगठन जो है उसका मान जाता है उस संगठन के लिए। ठीक है, उस समझौते के अनुसार ओस्लो शांति समझौते को। नेक्स्ट पॉइंट अभी हमारे पास, इसके बाद ओस्लो शांति समझौता। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों ने ध्यान रखना। 1993 में हुए इस ओस्लो शांति समझौते के तहत यह तय हुआ कि इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। ये समझौता 1993 में हुआ था, ध्यान रखना, फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता के कारण। क्लियर। उनमें से एक हिस्सा फिलिस्तीन को और दूसरा हिस्सा इजराइल को प्रदान किया जाएगा। ओस्लो शांति समझौते का यह प्रावधान 2 राज्यों के समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो है ये समझौता हुआ है ओस्लो शांति समझौते के का दौरान जो है यह भी तय किया गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों में फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष विराम लागू होगा। इसी समझौते में एक जो महत्वपूर्ण बात की गई वो बात की गई कि जो वेस्ट बैंक है हमारे पास, जहाँ पे फतह नामक संगठन सक्रिय है, और गाजा पट्टी क्षेत्रों में फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो संघर्ष चला हुआ उस पर विराम लागू होगा। तब फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर सीमित रूप में स्वायत्त शासन करने के लिए अधिकार प्रदान करना होगा। इसके साथ साथ इस समझौते में निर्णय लिया गया है कि फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ एक स्थानों पर जो है एक सीमित रूप से, ताकि किसी के अधिकारों का हनन ना हो, वहाँ पर अपना स्वयं का एकाधिकार स्थापित करने का जो है अधिकार देना पड़ेगा। ये समझौते में तय हुई बातें सारी की सारी। ठीक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों क्षेत्रों में से कुछ स्थानों पर अपने दावे छोड़ देगा, लेकिन इजराइल ने इन दोनों क्षेत्रों में से किसी भी स्थान से अपने दावे नहीं छोड़े थे। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर पॉइंट को ध्यान रखना। समझौते के अनुसार इजराइल ने इन क्षेत्रों से अपने दावे नहीं छोड़े थे, इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से। ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता भी प्रदान कर दी थी। ठीक है, इस शांति समझौते के दौरान ही जो इजराइल ने था, इजराइल ने भी फिलिस्तीन को एक कंट्री के रूप में जो एक्सेप्टेंस थी वो प्रदान कर दी थी। ओस्लो शांति समझौता जो 1993 में हुआ था। अब है हमारे पास दूसरा संघर्ष जो 2000 से 2005 तक चला हमारे पास। हमास के अड़ियल रवैया के कारण जब ओस्लो शांति समझौते के द्वारा सुझाए गए समाधान सफल नहीं हो सके तो 2000 में फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल की बस्तियों को हिंसा के माध्यम से खदेड़ना शुरू कर दिया था। यानी इस सारे संघर्ष ने दोबारा एक हिंसक रूप ले लिया था। ठीक है, हिंसक स्थिति से निपटने के लिए इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों की बस्तियों और इजराइल के लोगों के बीच की बस्तियों के बीच एक वेस्ट बैंक बैरियर का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास जो हमास संगठन था उसने ओस्लो शांति समझौते को नहीं माना, उसको स्वीकार नहीं किया, तो 2000 के आसपास दोबारा एक बार वो स्थिति, हिंसक स्थिति उत्पन्न होगी जो कि 1987 के आसपास हुई थी। इसमें भी फिलिस्तीन यानी अरबी लोगों ने यहूदियों की बस्तियों को उखाड़ फेंकना शुरू किया और इजराइल ने इस सब से अपनी सुरक्षा करने के लिए कि अपने यहूदी जो लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए और फिलिस्तीन लोगों के बीच जो है एक वेस्ट बैंक बैरियर का निर्माण करने की योजना बनाई थी। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास, इसका उद्देश्य फिलिस्तीन लोगों की और इजराइल के लोगों की बस्तियों को एक दूसरे से अलग करना था, ताकि भविष्य में फिलिस्तीन की ओर से होने वाले किसी भी हिंसक हमले से इजराइल के लोगों की रक्षा की जा सके। यानी यहूदियों की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया जा रहा था।
दोनों पक्षों के बीच हालिया विवाद। अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, दोबारा इतना हमास संगठन ने हमला किया, इजराइल, इतने लोग मारे गए, इतना संघर्ष चला हुआ है, इसका हालिया विवाद क्या है, इसके बारे में थोड़े से बिंदु समझ लीजिए आप। इजराइल और फिलिस्तीन नामक दोनों देशों के मध्य वर्ष 2021 में फिर से हिंसक विवाद तब आरंभ हो गया था जब इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के, जो मैं आपको बताया था विस्तारवादी नीति अपनाई थी उन्होंने, जब उन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था, हराम अल शरीफ, इस जगह नाम ध्यान रखना आप लोगों ने, नामक जगह पर स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था। वहाँ पर एक रेड की गई थी इजराइल की पुलिस के द्वारा, यानी कि उनके सैनिकों के द्वारा 2021 में। क्लियर, अल अक्सा मस्जिद पे, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। और हराम अल शरीफ में जगह स्थित है। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना, ये दोनों क्षेत्र जो कि सऊदी अरब में स्थित है, मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मुस्लिमों के पास जितने पवित्र स्थल है मुस्लिम धर्म में, हमारे मक्का और मदीना के पास जो है अल अक्सा मस्जिद को जो है सबसे पवित्र माना जाता है मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो यहाँ पर इजराइल यहूदियों ने उस मस्जिद पर हमला किया, रेड डाली गई थी उस, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। घटना के विरोध में हमास नामक संगठन, आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अनेक रॉकेट दागे थे। जो मैं आपको बताया था, गाजा पट्टी भूमध्य सागर में स्थित है, एक छोटा बहुल फिलिस्तीन क्षेत्र है, वहाँ से हमास ने जो है कुछ रॉकेट भी दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर अनेकों रॉकेट के माध्यम से हमला किया। इस दौरान हमास की ओर से किए जाने वाले रॉकेट के हमलों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम, ध्यान रखना इसको, आयरन डोम नामक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का उपयोग किया। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, हमारे पास जो इजराइल देश है उसकी रक्षा प्रणाली, उसकी सुरक्षा वैज्ञानिक तकनीक इतनी मजबूत है कि उसके ऊपर किसी मिसाइल का हमला नहीं किया जा सकता है। और उस प्रणाली का जो नाम है आप लोग ध्यान रखना, आयरन डोम उस प्रणाली का नाम है, जिसके तहत इजराइल जो अपनी रक्षा करता है, जिसके ऊपर कोई भी रॉकेट, कोई अन्य देश द्वारा कोई उसको मिसाइल अगर कोई फेंकी जाए उस देश से, तो वो उस देश पे हमला नहीं कर सकते। उसके सुरक्षा कवच का काम करते आयरन डोम नामक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अगला पॉइंट अभी 2016 में यूनेस्को, ये पॉइंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद पर से यहूदियों का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया और यह कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अल अक्सा मस्जिद है इस पर यहूदी भी अपना अधिकार जताते हैं और मुस्लिम भी अपना अधिकार जताते हैं, परंतु यूनेस्को ने 2016 में अपने निर्णय के अनुसार यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों पर के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण जो हैं नहीं मिले हैं, तो इस मस्जिद पर उनका कोई अधिकार नहीं है, यह यूनेस्को का कहना है, जबकि इजरायली यहूदी लोग इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोगों के पास इसके बाद फिलिस्तीन का पक्ष। अब फिलिस्तीन इस सारे मुद्दे पर क्या बात कहता है, इस जो हमारे पास अभी का संघर्ष चला हुआ है, ये एक मेन जो बिंदु उभरा दोबारा से, अगर देखिए हम 1987 से स्टार्ट हुआ, फिर 2000 में दोबारा संघर्ष हुआ, 2021 में इस कन्फ्लिक्ट को, और 23 में जो कन्फ्लिक्ट में इतनी बढ़ोतरी दिखी, इतना अग्रेसिवनेस देखा गया, उसमें जो काफ़ी हद तक बात है अल अक्सा मस्जिद के ऊपर से बात हमारे स्टार्ट हुई। तो फिलिस्तीन इस सारे पक्ष में क्या कहता है, फिलिस्तीन यह चाहता है कि 1948 से पूर्व फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल करना चाहिए तथा उन्हीं भौगोलिक स्थितियों पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। यानी फिलिस्तीन अपना दोबारा से वो पिछला क्षेत्र जो है वापिस चाहता है। लंबे समय से संघर्ष कर रहे फिलिस्तीन की इच्छा यह है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए। जो गाजा पट्टी मैंने आपको बताया और जो वेस्ट बैंक है जहां इजराइल ने कुछ हिस्से अपने पास रखे हैं और गाजा पट्टी के, उन सभी हिस्सों को जो फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए और वहां पर फिलिस्तीन के स्वैत शासन को स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि जो फिलिस्तीन के जो शासन है उसका आधिपत्य उन क्षेत्रों में पूरी तरह स्थापित कर दिया जाना चाहिए। यरूशलेम के विषय में फिलिस्तीन का मत है कि यरूशलेम को पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, यरूशलेम जो मैंने आपको बताया एक धार्मिक जगह है हमारे पास, उसके विषय में फिलिस्तीनियों का कहना है कि दो हिस्सों में उसको विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से पश्चिमी हिस्से पर इजराइल का अधिकार, जबकि यरूशलेम के संपूर्ण पूर्वी हिस्सा जो फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर इजराइल का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए, लेकिन जो यरूशलेम का इसके अलावा जो सारा हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन को दिया जाना चाहिए तथा इसे फिलिस्तीन की राजधानी स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण जो है विवाद चला हुआ है। ये
फ़िलिस्तीनी लोगों का कहना है कि जो हमारे पास क्षेत्र है यरूशलेम का उस क्षेत्र का जो पश्चिमी हिस्सा, इस हिस्से को पूरी तरह इजराइल को दे दिया जाए। बाकी जो जितना हिस्सा हमारे पास बचता है, इस सारे हिस्से को जो है हमारे पास फ़िलिस्तीन के अंडर कर दिया जाए, उसके शासन के अंदर कर दिया जाए और एक फ़िलिस्तीन की राजधानी के रूप में उसको जो है स्वीकार किया जाए। ये फ़िलिस्तीन का पक्ष है इस बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इजराइल के सारे मुद्दे पे क्या कहना है। इजराइल की यह चाहत है कि पूरे के पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का ही आधिपत्य स्वीकार किया जाना चाहिए और इजराइल पर उसे संपूर्ण संप्रभुता प्रदान की जाए और की जानी चाहिए। जो इजराइल है, इजराइल यह चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र पर जो है, जो यरूशलेम है हमारा, उस पे सिर्फ इजराइल का पक्ष हो, यानी इजराइल का उसके ऊपर आधिपत्य हो। जबकि फ़िलिस्तीन चाहता है कि जो वेस्ट उसका क्षेत्र है वो इजराइल को दे दिया जाए और बाकी सारा हमारे हिस्से में ले जाया जाए। तो इजराइल इसके विपक्ष में ये चाहता है कि पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारे पास होना चाहिए यरूशलेम का। इजराइल की यह चाहत भी है कि वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। साथ साथ में इजराइल यह कहता है कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह मान्यता प्रदान की जाए कि इजराइल एक यहूदी देश है, ना कि एक मुस्लिम देश है, और संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल राज्य की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो हमारे पास इजराइल राज्य बनेगा, इजराइल देश बनेगा, उसकी राजधानी जो है यरूशलेम को बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, ठीक है, तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्दी से जल्दी जो है इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि कन्फ्लिक्ट, संघर्ष का एक जो है प्रमुख कारण के तौर पे इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास अभी, यरूशलेम विशेष रूप से पूर्वी यरूशलेम जो है यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें आप, जो आपको विभेद मुद्दा चला हुआ है कि जो पूर्वी यरूशलेम है हमारे पास, ईस्टर्न, जिसकी तरफ विस्तारवादी नीति अपनाई गई थी इजरायलियों के द्वारा, वो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्म के लोगों का पवित्र स्थान है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों में यह एक धार्मिक कारण भी उत्तरदायी कारण है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बिंदु हम लोगों के पास कि संघर्ष के परिणाम क्या क्या हो रहे हैं, इसके रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई है, ठीक है, जिससे वहाँ के आम जनजीवन को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संघर्ष के कारण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हिंसक गतिविधियां अत्यधिक बढ़ी हैं तथा अनेक आतंकवादी संगठनों का निर्माण हुआ है। इससे न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भय का माहौल उत्पन्न हुआ है। क्लियर। इन पॉइंटों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इस दीर्घकालिक हिंसक संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शरणार्थियों का संकट भी उत्पन्न हुआ है। इस शरणार्थी संकट से ये दोनों देश ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य देश भी दुष्प्रभावित हुए हैं। ध्यान रखना आप लोगों ने इस बिंदु को भी। संघर्ष के मद्देनजर भारत की स्थिति, जो अगला बिंदु है हमारे पास, इसको ध्यान रखना कि भारत इस सारे मुद्दे को किस तरफ देखता है और किस तरह इसको हैंडल कर रहा है। इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया है। जैसे मैं आपको बताया कि फिलिस्तीन संबंधित क्षेत्र से जब भी मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जाता है तो भारत इजराइल के विपक्ष में और फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान करता है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संघर्ष से संबंधित विवाद उठा तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में ही मतदान किया है। 1992 से पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे, लेकिन 1992 में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। 1992 में हमारे जो राजनीतिक रिश्ते शुरू हुए थे। वर्तमान में भारत और इजराइल विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं। भारत अब इजराइल से व्यापक मात्रा में सैन्य साजो सामान जो है खरीद रहा है। भारत और इजराइल कृषि के क्षेत्र में भी एक दूसरे का व्यापक सहयोग कर रहे हैं। इजराइल भारत को विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान कर रहा है ताकि भारत न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके बल्कि वह खाद्यान्न का निर्यात भी बढ़ा सके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न धार्मिक पक्षों के लिए यरूशलेम का महत्व। जैसे अभी मैं आपको बताया भी पिछले पॉइंटों में आपके पास, जो यरूशलेम है वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष के लिए एक बहुत बड़ा कारक है हमारे पास, क्योंकि उस यरूशलेम को फिलिस्तीनी लोग भी अपनी राजधानी बना चाहते हैं और जो हमारे पास यहूदी लोग भी इसको राजधानी बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या कंटेंट है, वो इस ध्यान सुने आप। यरूशलेम एक ऐसा पवित्र स्थान है जो ईसाई, यहूदी और इस्लाम
तीनों ही धर्मों के लिए बहुत अधिक धार्मिक महत्व रखता है। तीनों धर्मों के लिए, ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म के लिए, तीनों के लिए। हिब्रू बाइबल यहूदी धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक, इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना आप लोगों ने, हिब्रू बाइबल जो है धार्मिक पुस्तक यहूदियों की। यहूदी धर्म की इस पवित्र धार्मिक पुस्तक हिब्रू बाइबल में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल में राजा डेविड ने अपने इजराइल साम्राज्य की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाया था। ठीक है, जबकि फिलिस्तीन यह कहता है कि जो हमारे पास पश्चिमी हिस्सा है उसको जो है दिया जाए इजराइल को, जो यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, जबकि उस पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो राजा डेविड थे हमारे पास इजराइल के बहुत पुराने यहूदियों के, उन्होंने राजधानी जो है पूर्वी यरूशलेम को बनाया था। इसके पीछे यह विवाद उत्पन्न है अभी। ठीक है, इस बिंदु को भी ध्यान रखना आप लोग, राजा डेविड का नाम भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहूदियों के लिए एक पवित्र धार्मिक संरचना पश्चिमी दीवार भी यरूशलेम में ही स्थित है। यरूशलेम में स्थित इस पश्चिमी दीवार का यहूदियों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इसके अलावा जो पश्चिमी दीवार है हमारे पास एक, वो भी पूर्वी यरूशलेम में स्थित है, जो कि यहूदियों के लिए काफ़ी धार्मिक प्रतीक है एक। ईसाइयों की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह को यरूशलेम में ही सूली पर चढ़ाया गया था, जबकि ईसाई लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो उनके प्रभु थे ईसा मसीह, उनको यरूशलेम में ही सूली पर चढ़ाया गया था। और इसी यरूशलेम में इनके धार्मिक महत्व से संबंधित एक कब्रस्थल भी स्थित है। इन तमाम पहलुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ईसाई धर्म की दृष्टि से भी यरूशलेम का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पास, ये सभी बिंदु आप लोगों ने ध्यान रखने कि संघर्ष जो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, इसके शुरुआती बिंदु क्या थे, किस तरफ ये आगे की तरफ भविष्य में जाएगा, और किन किन कारणों से जो है इसमें इतना जो हमारे पास बार बार संघर्ष हो रहे हैं, इनके बिंदु ये सब बस इसी के आसपास घूम रहे हैं पूरे संघर्ष के। तो इन पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के मक्का और मदीना नामक दोनों पवित्र स्थलों के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं अभी। इस कारण मुसलमानों की धार्मिक भावना यरूशलेम के साथ अत्यधिक गहराई से जुड़ी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों के पास यरूशलेम में ही इस्लाम धर्म से संबंधित दो अन्य प्रमुख स्थलों भी अवस्थित हैं। इन स्थलों में डोम ऑफ द रॉक, ठीक है, डोम ऑफ द रॉक तथा डोम ऑफ द चैन शामिल है। इस लिहाज से देखा जाए तो स्पष्ट है कि यरूशलेम का महत्व इस्लाम धर्म में भी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। जैसे कि सभी यहूदी और ईसाई लोग मानते हैं, वैसे मुस्लिमों इस्लाम धर्म से भी ये बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो है जुड़ा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास यरूशलेम में ही एक टेम्पल माउंट नामक स्थान भी उपस्थित है। इस टेम्पल माउंट को हराम अल शरीफ नामक अन्य नाम से भी जाना जाता है, टेम्पल माउंट। ठीक है, यह स्थल यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के दृष्टिकोण से बहुत अधिक पवित्र जो है वो माना जाता है। अभी आप लोगों ने किस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये अभी संघर्ष चला हुआ है, इस संघर्ष के जो बिंदु हैं, इसकी उपज कैसे कैसे हुई, किस तरह 1948 में कौन समझौता, मैंने आपको बताया 1967 में 6 दिवसीय जो हमारे पास युद्ध हुआ, इन सब युद्धों में या संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये मसला जाता है तो फिलिस्तीन का पक्ष क्या है या इजराइल का पक्ष क्या है, ये हमारे पास एक प्रेजेंट टाइम का इंटरनेशनल करंट अफेयर है। तो आप लोगों ने इसको एक स्टोरी के माध्यम से पूरा के पूरा रिमाइंड रखना है कि किस देश का क्या पक्ष है, इसकी शुरुआत कैसे हो रही थी। ठीक है, और आपको इसका प्रारंभिक बिंदु से लेके इसके अंतिम बिंदु तक, जो मैंने अभी 2023 तक बताया कि कैसे क्या क्या इसमें हो रहा है, हमास संगठन क्या है, फतह संगठन क्या है, ओस्लो समझौता क्या था 1993 में जो हुआ था, शांति समझौता करवाया था एक, इन सब बिंदुओं को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर मैं अभी आपको बताऊं तो प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे मैप के ऊपर भी, जो हमारे पास मेंटलिस्ट मैप आपको बता रहा था, देखो कि इराक की स्थिति हमारे पास कहाँ है, जॉर्डन कहाँ स्थित है, इजिप्ट कहाँ है, सऊदी अरेबिया कहाँ है। अगर आप अभी ध्यान से मैप में देखेंगे तो हमारे पास ये एक इजराइल का नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास इजराइल है, और ये वो क्षेत्र है जो मैं आपको फिलिस्तीन का बता रहा हूँ, जो वाइट यहाँ पे किया हुआ है, ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है। वेस्ट बैंक भी आपके पास यहीं स्थित है। ठीक है, गाजा स्ट्रिप में आपको जो बताई, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी आपके पास इस तरफ को। ठीक है, और इराक की स्थिति कहाँ है, सीरिया मैंने आपको बताया। ठीक है, जॉर्डन का जिक्र वीडियो में हुआ है, सऊदी अरब, इजिप्ट, इन सभी देशों को जो है अरबी देशों के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस पूरी वीडियो को जब भी आप केयरफुली रीड करेंगे, लिसन करेंगे, तो आप लोगों ने अपने पास जो है एक
वर्ल्ड मैप अपने पास जो है ज़रूर रखना है, ताकि आपको एक एक बिंदु की समझ आती रहे। इसको मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एग्ज़ाम से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके लिए बन सकता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। थोड़ी सी लंबी वीडियो है ये, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को 2 हिस्सों में देख सकते हैं, पर आपने इसके किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। ओके, ये थी हमारे पास आज का एक इंटरनेशनल करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।